नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के साइंस का एकदम जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें सिर्फ अंतर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन कई कई बार 5 या 10 नंबर के पूछ देता है अंतर वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आता ही है अंतर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें फिजिक्स में भी अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे और बायोलॉजी में भी आएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो अंतर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वही आज लेकर आया हूँ। वन शॉर्ट वीडियो है, इसी वीडियो से आपका जो क्वेश्चन है अंतर वाला वो सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए, मैं नवलाल सर मिशन ट्यूशन सेंटर महुआ से, ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताओ। ये जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, एकदम खटाखट हर एक साल पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए अंतर में, देखिए यहाँ पे दिया है अवतल दर्पण और यहाँ पे दिया है उत्तल दर्पण। देखिए रहे, देखिए कह रहा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा हो, अवतल दर्पण कहता है। परावर्तक सतह क्या हो? धासा हो। इस तरह से रहता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। परावर्तक सतह धासा, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या कैसा हो? उत्तल दर्पण का जो होगा परावर्तक सतह उभरा होगा, लेकिन अवतल दर्पण का धासा होगा, यानी कि इसका इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह होगा। ठीक, 2 नंबर में देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी कि इसका जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक, समझ में आया? उसके बाद में देखिए 3 नंबर में अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और कहिएगा तो बराबर भी बनता है। बड़ा छोटा बराबर प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोट। और अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। ठीक, उसके बाद में 4 नंबर देखिए अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। वास्तविक भी बनता है इसमें और काल्पनिक भी बनता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। ठीक है, जहां अगर उत्तल दर्पण के बात आए वहां आंख मूंद कर मारिएगा काल्पनिक और सीधा। अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या बनता है? अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। ठीक है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इसको एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहीं पे देखिए जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताओ। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है यह वास्तविक कटान से बनता है, जो वास्तविक कटान होता है, ठीक है, उससे बनता है, और यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक, फिर कह रहा है 2 नंबर में यह हमेशा उल्टा होता है, यानी कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है। यह हमेशा सीधा होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। फिर यहाँ कह रहा है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। आप लोग जो पर्दा पर फिल्म देखते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के कहां बनता है? पीछे बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए ये भी जबरदस्त है। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताओ। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताओ। देखिए यहाँ पे वैसे लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग कथी हो? पतला हो। बीच का भाग कथी हो? मोटा हो और शीर्ष का भाग पतला हो, उसे कथी कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष भाग क्या होता है? मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, फिर देखिए 2 नंबर में इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसका? उत्तल लेंस का। अब देखिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक किसकी फोकस दूरी? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर कह रहा उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है। इसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। अब देखिए 5 नंबर में उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो उत्तल लेंस है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दोनों तरह का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। किसमें? उत्तल लेंस में। अब अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सिर्फ है काल्पनिक, ठीक है, सिर्फ है काल्पनिक, यानी कि दर्पण से एकदम उल्टा है। दर्पण से क्या है? उल्टा है लेंस। अब देखिए समझ में आ गया सब किसी को? दिखाई दे रहा है? चलिए उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम जबरदस्त तरीका से याद कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे आया, कह रहा है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताओ। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत जबरदस्त है। जितना अंतर वाला क्वेश्चन है ना सब आज एक ही वीडियो में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग एकदम गौर से देखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एकदम बार बार देखिएगा, एकदम गाना की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ है विद्युत चुंबक और यहाँ है अस्थायी चुंबक। कह रहा है यह अस्थायी चुंबक होता है। कैसा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक होता है। कैसा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक होता है। यह अस्थायी चुंबक होता है। ये कैसा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक होता है। फिर कह रहा है इसकी शक्ति ज्यादा होती है, यह ज्यादा शक्तिशाली होता है, यानी कि बाहुबली जैसा होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। और कह रहा है इसकी शक्ति कम होती है। इसकी शक्ति कैसा होती है? भलाल देव जैसा, ठीक है। इसकी शक्ति कैसी होती है? भलाल देव जैसा, यानी कि कम शक्ति होती है। किससे? तो उसके बाद विद्युत चुंबक से उसमें कम शक्ति होती है, यानी कि बाहुबली है तो भलाल देव है, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। इसकी जो शक्ति है फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक। और इसकी शक्ति निश्चित होती है कि जहाँ इतना ही है तो इतना ही है, ठीक है। इसकी शक्ति निश्चित है। चलिए समझ में आ गया सब किसी को? इसे एकदम जबरदस्त तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए जबरदस्त आया, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है अभी मेरे भाई, एकदम जबरदस्त है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताओ। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताओ। पर इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। इसमें जो धारा का मान होता है और दिशा होता है वो बदलते बदलते चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता। धारा बदल जाएगा लेकिन इसमें दिशा नहीं बदलेगा, यानी कि इसे हम लोग कहेंगे AC और इसे कहेंगे DC, डायरेक्ट करेंट ऑल्टरनेटिंग करेंट, ठीक। अब देखिए इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, जो AC है ना उसे आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इस धारा को कठिनाई से उत्पन्न करेंगे, इसमें थोड़ा जन्म करते हैं कठिनाई उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कह रहा है इस धारा को आसानी से DC में बदला जा सकता है। जो AC है ना AC को DC में बदला जा सकता है। AC को क्या किया जाता है? DC में बदला जा सकता है। अब कह रहा है इस धारा को कठिनाई से AC में बदला जा सकता है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम होगा AC में बदलने के लिए। DC को अगर AC में बदलना हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक। फिर कह रहा है यह धारा DC के अपेक्षा अधिक घातक होता है। जो AC होता है तो घातक हो करता है, AC वाला जो होता है यह घातक होता है, बहुत ज्यादा करंट मारता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह धारा AC के अपेक्षा कम घातक होती है, थोड़ा कम होती है, इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होती है। उसके बाद देखिए यहाँ यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। किससे प्रवाहित होता है? चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। अब यहाँ देखिए यह धारा चालक तार के बीच से प्रवाहित होता है। यह किससे प्रवाहित होता है? बीच से प्रवाहित होता है। और यह कहां से प्रवाहित होता है? सतह से प्रवाहित होता है, ठीक। देखिए आप लोग 5 गो है, ठीक है। कितना अंतर है? 5 गो। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि आएगा, ठीक है। एकदम रट लीजिएगा, गौर कर पी जाइएगा, अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए एकदम केमिस्ट्री का झकास क्वेश्चन आ गया। जिसका तुझे था इंतजार वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए कह रहा है इसमें अम्ल और क्षारक में अंतर, अम्ल और क्षारक में अंतर कह रहा है, ठीक है। यह क्वेश्चन तो आया है बार बार और आता भी है। देखिए कह रहा है यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। जितने भी पदार्थ खट्टेदार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जिसका प्रवृत्ति क्या हो? खट्टा हो। क्या हो? खट्टा हो। अब क्षार के देखिए यह स्वाद में कड़ा होता है, थोड़ा कड़ा होता है। जैसे में नमक खाए हैं, नमक लेकिन क्षार में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साबुन देखे हैं, साबुन वो क्या होता है? उसमें क्षार के गुण होता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है?
इसका होता है, देखिए क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। अब यहाँ पर देखिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। जो अम्ल होता है, जो नीला लिटमस पत्र होता है, उसे लाल कर देता है। और जो क्षारक है, क्षारक, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। एकदम उल्टा, ठीक है एकदम उल्टा काम करता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन, इसे आयन बोलेंगे, ठीक है। और यह जल में घुलकर क्या वाला आयन देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब यहाँ पर देखिए, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक को कैसा कर देता है? उदासीन कर देता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अब देखिए, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अब देखिए, क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा, यानी कि 7 से अधिक होती है। इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है, यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं करता है। जो अम्ल है, हल्दी का जो पीला भाग होता है उसमें कोई बदलाव नहीं करता, अम्ल से कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यह हल्दी के पीले रंग को लाल भूरे रंग में बदल देता है। कौन? क्षारक लाल भूरे रंग में क्या करता है? बदल देता है। तो इसलिए मेरे भाई, ये जो अंतर है, जितने भी अंतर है, सब एकदम बोर्ड मॉडल है। 2026 में हो सके तो यहीं से क्वेश्चन रहेगा। इसे आप लोग एकदम जम के याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए देखिए देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ गया लहराते फहराते मुस्कुराते। एमपी सेंटर के एकदम स्मार्ट बोर्ड पर ये क्वेश्चन छप गया, ठीक है, छपना ही है 2026 में। कह रहा है भौतिक गुण के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में क्या बताना है? अंतर। धातु और अधातु में क्या बताना है? अंतर। देखिए, धातुएं चमकदार होती है। जितने भी चमकदार चीज होता है वो धातु होता है। अपवाद में अधातु आता है, ठीक है। तो कह रहा है धातुएं क्या होता है? चमकदार होती है, और अधातुएं चमकदार नहीं होती, ठीक है। अधातुएं क्या होती है? चमकदार नहीं होती। अपवाद में आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? चमकदार होता है, उसमें लाइट होती है, लेकिन खत्म हो जाएगा, अपवाद में हो जाएगा। है धातु, अपवाद में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ पे धातुएं अघातवर्त तथा तन्य होती है। धातु क्या होती है? अघातवर्त तथा तन्य होती है। इसे पीट पीट कर पतला पतला तार खींचा जा सकता है। ये लमरते जाएगा, जितना पीटिएगा उतने लमरेगा, ठीक है। इसीलिए अघातवर्त तथा क्या है? तन्य है। अब कह रहा है अधातुएं भंगुर है। भंगुर जानते हैं? बूंदा देखे है? बूंदा एक हथौड़ी मारिएगा चूर चूर हो जाएगा, वही है भंगुर, ठीक। अब यहाँ पे आइए, देखिए, कह रहा है धातुएं विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं, यानी कि उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन अपवाद में क्या है? शीशा। शीशा जो है ना, धातु होते हुए भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए, धातु होते हुए भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। शीशा में होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये अपवाद में है शीशा, ठीक है। कौन है? शीशे का था दिल मेरा टूट गया। अरे भाई, इसमें लाइन थोड़ी आगे टूटेगा। चलिए, अधातुएं विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक के अर्थ जानते हैं? जिसमें लाइने ना जाए, जिसमें लाइन भेजिएगा उधर जाबे नहीं करेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं कथी? कुचालक। इसी को क्या कहते हैं? कुचालक। अब यहाँ पे देखिए, धातुएं प्रायः ठोस होती है। धातुएं प्रायः कैसी होती है? ठोस अवस्था में। जितने भी धातुएं ज्यादातर वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है पारा। जिसका नाम क्या है? पारा, Hg। पारा पारा पारा, जो पारा अपवाद में है, यही हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। नहीं तो सब क्या है? सब है ठोस अवस्था में। अब यहाँ देखिए, अधातुएं प्रायः ठोस और गैस अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है? अधातु या ठोस होगा या गैस होगा। लेकिन एक वो ऐसा है ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसा धातु है भाई कि यह भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए तो यह अपवाद में चलाता है, देखिए ना, अपवाद में चलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, धातुएं का गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है क्या होता है? ऊंच होता है। अब कह रहा है अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना झकास क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा। एकदम 2026 में इसी में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अब देखिए, कह रहा है फिर भी धातु और अधातु में फिर अंतर कह रहा है, लेकिन किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। इसके पहले वाला जो था वो भौतिक गुण के आधार पर था, लेकिन ये कौन आधार पर है? रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है यह विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। तो देखिए, जैसे में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कथी है? विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है।
फिर कह रहा है यह विद्युत ऋणात्मक होती है, जो अधातु होती है विद्युत ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले होती है। कैसा होती है? माइनस वाले होती है। ठीक। फिर कह रहा है धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसा होती है? क्षारीय होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्षारीय गुण होता है। कौन सा गुण होता है? क्षारीय गुण होता है। कह रहा है अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होती है। अधातु के जो ऑक्साइड है क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, जैसे में देख रहे हैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। फिर कह रहा है धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। ऑक्साइड इसका जो होगा जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी बनाएगा? देखिए यहाँ पे, यहाँ जल से अभिक्रिया किया है। ठीक है, क्या? सोडियम ऑक्साइड। जल से अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। क्या बनाया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब इधर देखिए अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे देखिए H2SCO3। ठीक, वो अम्ल बनाता है। फिर कह रहा है धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाता है या हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ठीक। फिर कह रहा है यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यह जल से अभिक्रिया करबे नहीं करेगा। ठीक। अब देखिए धातु प्रायः जल से अभिक्रिया कर लवण, उसके बाद में और है आगे, और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन। जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो लवण, ठीक है, धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन। उसके बाद अगले पेज में देखिए, अगले पेज में देखिए और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है इधर। ठीक। आई क्या बनाता है? नहीं बनाता है कुछ। क्या करता है? नहीं बनाता है। ठीक। तो इसको आप है ना भैया, इसको है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप एकदम रट लीजिएगा। ये आएगा नहीं आएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। आप देखिए कह रहा है आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर बताओ। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर बताओ। अब देखिए यहाँ पे यह धातु अधातु के संयोग से बनता है। इसमें धातु और अधातु के जब अभिक्रिया कराया जाता है तब ये बनता है। ठीक है, और कह रहा है यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है। इसमें जो होता है ना सहसंयोजक बंधन में, सहसंयोजक बंधन में जो होता है दोनों अधातु ही अधातु से अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंधन बनता है। अब यहाँ पे देखिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होता है। क्या होता है? इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? कुछ होता है, लेकिन इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसका सहसंयोजक का निम्न होता है। अब यहाँ पे देखिए यह जल में विलय होते हैं। विलय मतलब घुल जाते हैं। जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। यह जल में अविलय होते हैं। अविलय मतलब नहीं घुलना, यानी कि जल में नहीं घुलता है। उसके बाद देखिए यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है, जैसे किरोसिन तेल, बेंजीन, एसीटोन इत्यादि। कार्बनिक विलायक में कथी होता है? अविलय होता है। कार्बनिक विलायक में क्या होता है? अविलय, यानी उसमें नहीं घुलता है। ठीक है, अब देखिए यह कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, ये आसानी से घुल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें जो हम क्रेट भेजेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, क्रेट चल जाएगा। अब कह रहा है यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का अर्थ है कि जिसमें विद्युत प्रवाहित न। ठीक, चलिए इसके भी आप देख लीजिएगा, एकदम जबरदस्त। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भर्जन और निस्थापन में अंतर। गजब का क्वेश्चन है भाई, भर्जन और निस्थापन में अंतर। देख लीजिए इसमें अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो भी अयस्क होता है, ठीक है, उसे किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है? वायु, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। देखिए वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। इसमें सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। ठीक, अब सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। किस अयस्क के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। अब यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। किस अयस्क के लिए? ऑक्साइड के लिए। के लिए? सल्फाइड के लिए। फिर कह रहा है इसमें अयस्क ऑक्सीकृत होकर, इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक, अयस्क क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब कह रहा है इसमें निर्जलीकृत हो जाते हैं। इसमें निर्जलीकृत हो जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आपको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम 4 चैप्टर है। कार्बन, ठीक है, कार्बन चैप्टर, कार्बन और यौगिक जो चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री में उसी का। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर कह रहा है। इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है। बात सही है। प्रथम सदस्य क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य इथेन और एथाइन होता है। ठीक है, इसका प्रथम सदस्य इथेन, यानी कि इसका 2 समूह होता है। एक होता है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन,
एल्कीन एगो एल्काइन होता है। तो एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होगा और एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन होगा। ठीक है, एल्कीन मेथिन, एथीन, प्रोपिन, ब्यूटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, और उसके बाद में इसका होगा एथाइन का वाला मेथाइल, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, 10 होता है, 20 होता है, लेकिन 10 तक पढ़ना रहता है। अब देखिए इसे एल्केन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब देखिए इसे एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। जो देखिए इसके बताया कि जो दो भाग होता है, तो यही है क्या, एक एल्कीन है, एक होता है एल्काइन। अब देखिए फिर कहता है यह कम क्रियाशील होता है, ये जो होता है कम क्रियाशील होता है, और बड़ा है यह ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, अब बड़ा है इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन से जुड़ा रहता है। जो कार्बन के चारों संयोजकताएं होता है, ठीक है, एकल बंधन से जुड़ा रहता है। कितने बंधन से जुड़ा रहता है? एकल बंधन से जुड़ा रहता है। अब करा इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़ा रहता है। इसमें एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। एल्कीन में आएगा, एल्कीन में तो द्विक बंधन रहेगा, एल्काइन में आएगा तो त्रिक बंधन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए करा इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब देखिए इसका सामान्य सूत्र CnH2n यानी कि ये एल्कीन के, ये एल्कीन के सामान्य सूत्र है और एल्काइन के है। ठीक है, इसका है एल्काइन, ये अलग का एल्काइन, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, CnH2n ये हो जाएगा किसका? एल्कीन का, CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन। यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाता है जोड़ दो, यानी कि 2 जोड़ दो, इसमें से 2 छोड़ दो और इसमें से 2 घटा दो, यानी कि जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। एक क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, इसको आप एकदम जबरदस्त तरीका से रट लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए बायोलॉजी में, अब बायोलॉजी का अंतर है। ठीक है, पर जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर बताओ। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, यही वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जाइलम में यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है। ठीक है, जिसका प्रमुख कार्य होता है जल को पहुंचाना। ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ के पत्तियों, जड़, तना इस सब में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पत्तियों के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाना। अब यहाँ देखिए फ्लोएम में यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन ऊतक ये भी होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन को पहुंचाना। यानी कि जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन जाइलम होता है सिर्फ जल पहुंचाता है, अब भोज्य पदार्थ को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो कैसा होती है? मृत होती है, यानी कि मरा हुआ होता है। फिर कह रहा है फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है, जिंदा होती है। कह रहा है जाइलम दाब ऋणात्मक होता है। जाइलम का जो दाब जो होता है ना, प्रेशर, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन फ्लोएम का कथी होता है? धनात्मक होता है। फ्लोएम का कथी होता है? धनात्मक होता है। अब यहाँ पे देखिए जाइलम के ऊतक को दारू, जाइलम के ऊतक को क्या कहा जाता है? दारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है। कौन सा दारू? जो आप लोग पी रहे हैं, जो लोग सब पीता है वो दारू ना, ये पढ़ने वाला दारू है। ठीक है, इसका नाम है, जाइलम का नाम क्या है? दारू। उसके बाद में कह रहा है कि फ्लोएम के ऊतक को बाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्प कहते हैं। देखिए यहाँ पे जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। किसकी ओर होती है? जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। जाइलम की जो गति है नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम की गति क्या होती है? सभी दिशाओं में होती है। यानी कि इसको भोज्य पदार्थ पहुंचाना होता है तो पौधे को विभिन्न अंगों में पहुंचाएगा, इसीलिए इसकी गति क्या होती है? विभिन्न दिशाओं में होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए एकदम जबरदस्त झकास क्वेश्चन हो रहा है कि धमनी और सीरा में अंतर। धमनी और सीरा में अंतर बताओ। अब देखिए धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब धमनी या सीरा कहाँ होता है? हृदय में होता है मेरे भाई। ठीक है, डिटेल से हम पढ़ा दिए हैं क्लास में। ठीक है, लेकिन अब देखिए अंतर पूछ रहा है तो अंतर बताएंगे। अब डिटेल से उतना बताने का समय थोड़ी है। अब देखिए धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर में 2 तरह के जो नसें होती है, एक से खून आती है और एक से खून जाती है। तो जो धमनी है उसमें क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त का दौरान होता है, ठीक, और जो सीरा है उसमें अशुद्ध रक्त का दौरान होता है। और दोनों आकर कहाँ पहुंच जाती है? तो हृदय में। ठीक, अब देखिए
कह रहा है धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। धमनी में जो रक्त का जो प्रवाह होता है, बहाव होता है, वो तेज गति से होता है। और शीरा में क्या होता है, मंद गति से, यानी कि थोड़ा सा धीरे 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 होता है। अब यहाँ पे देखिए धमनी का रंग लाल होता है और शीरा का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है। धमनी जो होता है वो अधिक गहराई में पाया जाता है, शीरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। देखिए जो हम लोगों का रक्त होता है हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाता है, उसे हम लोग धमनी कहते हैं। धमनी ही हमारे रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाती है। ठीक है। और उसके बाद में जो शीरा होती है, शीरा ठीक है, जो शीरा होती है शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती है, शीरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त ला करके हमारे हृदय में पहुंचाती है। ठीक है। शीरा का काम जो है वह शरीर के संपूर्ण भाग में से अशुद्ध रक्त को लाकर कहाँ पहुंचाती है, हृदय में। लेकिन धमनी का काम क्या होता है कि जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं, अभी करा रहे हैं, सब एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रुधिर और लसिका में अंतर बताओ। रुधिर और लसिका में अंतर बताओ। रुधिर मतलब खून तो जानबे करते हैं और लसिका मतलब लीन। ठीक है। अब देखिए रुधिर का रंग लाल होता है। सब लोग जानता है कि जब खून का रंग लाल होता है। आप बताइए तो आपका रुधिर का रंग कैसा होगा, लाल है ना होगा, काटिए। अब देखिए लसिका का रंग पीला होता है। लसिका जो होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इसमें कणिका पाई जाती है। किसमें, रुधिर में। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, 3 तरह के कणिकाएं पाई जाती है। ठीक। अब देखिए इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है। इसमें ना रेड ब्लड सेल होता है, ना व्हाइट ब्लड सेल होता है, ना प्लेटलेट्स होता है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें, रुधिर में। जब तक हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तब तक उसका रंग लाल कैसे होगा, नहीं होगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। ठीक है। अब कह रहा है कि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो रुधिर होता है उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसमें फाइब्रोनोजिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें तो नहीं पाया जाता है। और देखिए इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। इसमें बहाव एक दिशा में होता है। लसिका में जो बहाव होता है एक ही दिशा में होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, बोर्ड बड़ा है। अब देखिए अब कह रहा है, अभी कितना क्वेश्चन है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई। जितना बीबीआई लगा लीजिए। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। ठीक है। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताओ, चाहे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ। बात तो वही है। आणविक एंड आणविक श्वसन में अंतर। ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन अनॉक्सी श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है। कथी कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। फिर कहता है इसमें विशाल जीव भाग लेता है, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेता है। जो सूक्ष्म छोटा छोटा जीव होता है वही अनॉक्सी श्वसन में भाग लेता है। इसमें तो सभी जीव आता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण नहीं होता है। ठीक। अब कहता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है। फिर कहता है इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। जब इसमें से ग्लूकोज के एक अणु टूटता है तो कितना एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितना होता है, 38। तो है इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 एटीपी मात्र निर्माण होता है। क्या 2। फिर कह रहा है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका द्रव में। यह कोशिका द्रव में, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कोशिका द्रव में होता है। ठीक है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। अगला है, देखिए ये भी एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है कि श्वसन और दहन में अंतर। कह रहा है यह क्रिया सजीव में होता है और यह क्रिया निर्जीव में होता है। ठीक है। यह एक जैविक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन जीवों का नियंत्रण प्रक्रम है, श्वसन जीवों का नियंत्रण प्रक्रम है। यह अनियंत्रित प्रक्रम है। ठीक है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, लेकिन यह तीव्र प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए
अब कह रहा है शुक्राणु और अंडाणु में अंतर। ठीक है, पुरुष में पाया जाता है शुक्राणु, अंडाणु मादा में पाया जाता है। अब देखिए शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। शुक्राणु को बनने में कम समय लगता है, लेकिन अंडाणु को बनने में कैसे होता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब देखिए इसका आकार छोटा होता है। ठीक, इसका आकार छोटा होता है, इसे बनने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है, अंडाणु ज्यादा समय में बनता है। ठीक है, और कह रहा है इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इधर उधर हो गया। अब देखिए यह चलनशील होता है और क्या होता है, स्थिर होता है। अंडाणु जो होता है एक ही जगह पर होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें गति होती है, गतिशील होती है शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। उसके बाद देखिए ये चित्र है, मानव नेत्र का चित्र है। ठीक है, इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मानव नेत्र का चित्र पूछता ही है। उसके बाद में यह दृष्टि दोष वाला है। ठीक है, विद्युत बल्ब है। उसके बाद में ये पति वाला है, सब देख लीजिएगा आप लोग, बोर्ड मॉडल है सब। ठीक है, इसको तो आप देखिए लीजिएगा। चलिए, और है न्यूरॉन को देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में मानव मस्तिष्क देख लीजिएगा, फूल वाला जो चित्र होगा। ठीक है, उससे देख लीजिएगा। और उसके बाद में इसको देख लीजिएगा, मानव नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसे लगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं सभी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके बोर्ड में, तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर लाइक नहीं किए होइएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। चलिए ठीक है, अगला दिन फिर मिलते हैं कि अगला दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।